प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। तो जो हमारी पुरानी वीडियोस थी उसके बाद आगे पोर्शन पर काम करते हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो आपके लिए हिस्ट्री के लिए डाली गई थी। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। तो आज का हमारा विषय होगा कृषि। अब भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कई बार आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, और कुछ एग्ज़ाम्स तो ऐसे भी हैं जिनमें आपका पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ होता है कृषि। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो आपके टॉपिक आपके मेन मुख्य धारा में ना बह करके आपके सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये गौण टॉपिक होते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार सवाल आ जाते हैं और कई बार हम इन पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसी कोशिश हमारी ये है कि आपके लिए ऐसे सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी बनाई जाएँ। खैर, बात करते हैं हम कृषि की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कृषि, फिर एग्रीकल्चर। अब आप सब जानते हैं कि भारत जो है एक अपना कृषि प्रधान देश है, और हम इस कृषि में भी हम जो बात करेंगे हम फसल उत्पादन की करेंगे, जिसको शस्य विज्ञान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, कृषि से भी आपके जो अधिकांश सवाल हैं वो आपके पूछे जाते हैं फसल विज्ञान। और इस फसल विज्ञान को एक नाम और दिया जाता है, इसको शस्य विज्ञान कहा जाता है, या फसल उत्पादन भी कह सकते हैं आप। इसको आप कह सकते हो क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक, या फिर इसको आप कह सकते हो एग्रोनॉमी। अभी जो एग्रोनॉमी हुआ, फसल विज्ञान हुआ, या फिर आपका शस्य विज्ञान हुआ, या फसल उत्पादन विज्ञान हुआ, इसके जो जनक है पीटर डेक्रेसेंजी माने जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही तैयार हो जाता है, इसके जनक हैं पीटर डेक्रेसेंजी। ये पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात और अगर हम करना चाहें तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो भारत की जो अधिकांश कृषि है, भारत में कृषि के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक छोटा सा आंकड़ा रखूं, भारत की जितनी भी कृषि है उसमें से लगभग 55 से 56% कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून बेस हमारी कृषि होती है, और आपकी ओनली 44-45% आपकी जो है सिंचाई पर आधारित कृषि है, ठीक। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, भारत की एक आपकी समस्या ये भी है, और सिंचाई में भी आपके कई सारे हैं। जैसे आपके कुओं से है, आपकी तालाबों से सिंचाई होती है, नहरों से सिंचाई होती है। और इसके अलावा कृषि का आप ये देख सकते हैं कि अधिकांश हिस्सा मानसून पर निर्भर है। अगर कभी मानसून लेट हो जाता है या मानसून नहीं आता तो भारत में कृषि का जो उत्पादन है, फसल उत्पादन आपका एक हद तक आपका घट जाता है। इसलिए कई बार सूखा पड़ने की स्थिति भारत के लिए अकाल और महामारी लेकर के भी आती है, क्योंकि और ख़ास से जब ब्रिटिश टाइम था तो ब्रिटिश टाइम में सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। सिंचाई की व्यवस्था, चूँकि सरकार आपकी ब्रिटिश थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है भारतीयों के पक्ष में नहीं की, और मानसून आपका जब जब आता था तब तक सही होता था, जब नहीं आता तब तक अकाल पड़ते थे। कई बार अकाल भयंकर अकाल का रूप ले लेते थे। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये आपका थोड़ा सा पोर्शन है जो आपका हिस्ट्री में भी आएगा। जब आपके अकाल पड़ेंगे तो उस अकाल की वजह भी आप सही से समझेंगे। अकाल की वजह केवल यही होगी कि सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी भारतीय किसानों के पास, साथ ही साथ मानसून लेट हो रहा है या मानसून नहीं आ रहा, कई बार 2 साल तक मानसून नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में आपकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती थी और उसको बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते थे, तो अकाल पड़ते थे भयंकर। खैर, आगे बात करेंगे। अब ये जो भारत की पूरी ज़मीन है, अगर मैं भारत की पूरी भूमि की बात करूँ तो भारत की भूमि का वर्गीकरण हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो भारत की जितनी भूमि है उसका 51% में आपकी कृषि होती है। 51% आपकी कृषि के लिए है। जो भी आपकी खाली भूमि है, आपकी जो है जो आपकी बची हुई भूमि उसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपकी जब पब्लिक रहती है उसकी बात नहीं है। आपकी 51% भूमि पर आपकी कृषि होती है। 24% भूमि आपकी भारत की बंजर भी रहती है। इसको प्रति भूमि भी कहा जाता है। इसमें कोई फसल आपकी नहीं उग पाती। उगने के भी कई सारे कारण हैं। एक तो बहुत वर्षों से खेती नहीं हो रही। खेती इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है ना। और कई जगह आपकी ऐसी हैं कि वहाँ पर आपकी कुछ गहरी खाइयाँ हैं, आपकी कुछ इस तरीके से कुछ पर्वत का क्षेत्र है, या कहीं पर आपकी जो है साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं है, संसाधन भी पूरे नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कृषि के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। केवल फसल को उगाना ही कृषि को पूरा नहीं
करता, बल्कि उसे उगाना, उसके लिए आपके उचित संसाधनों की व्यवस्था होना, और आपका जो फसल है अगर वो नकदी फसल है तो उसे बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए गन्ना है तो आपका गन्ना तभी तक ही सक्सेस होता है तब तक कि आपके पास मिल ना हो। तो पहले क्या होता था, पहले जो मिल थे वो 20, 22, 25 किलोमीटर के दायरे में होती थी, तो आपके गन्ने का रेट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता था। अब भी खैर यही चलता है, इसके बारे में कई बात करेंगे। इसके अलावा 21% वन है भारत में, 21% क्षेत्रफल आपके वन है, और जो आपका 4% है वो आपकी चरागाह है, जो कि आपकी खुली भूमि है जिस पर आपके पशु चढ़ते हैं। ये खासकर से आपकी हिल एरियाज़ में पाई जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। वन भी आपके पर्वतीय तराई क्षेत्रों में अधिकांश पाए जाते हैं। बंजर भूमि आपकी जो है ये पठारी क्षेत्र पर आपकी अधिक मिलती है, मिलती सब जगह है लेकिन पठारी क्षेत्र पर आपकी अधिक है। और कृषि आपकी लगभग मध्य भारत और दक्षिण भारत आपका ठीक मात्रा में अच्छी पैमाने पर आपकी कृषि करता है। खैर ये तो बात हमारी हुई कृषि की। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, और तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, तो अगर आपसे बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको कहा जाता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है, दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना 16 जुलाई, मैं लिख देता हूँ आपका 16 जुलाई 1929 में हुई। ठीक, और साथ ही साथ इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो बहुत सही तरीके से आप ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा है कि आपका देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय खुला था। तो ध्यान रखेंगे देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है 1960 में, इसका आपका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, और ये आपका पंतनगर में खुला था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति चेंज हो गई है। उस समय तो आपका उत्तर प्रदेश में था ये, लेकिन जो कि अब पंतनगर आपका उत्तराखंड में पहुंच चुका है, तो फिलहाल आपका वर्तमान में उत्तराखंड में है। और वर्तमान में इसका नाम ही परिवर्तित कर दिया गया है, वर्तमान में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो नया नाम है वो आपका कर दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, और अगर आपसे एक सवाल और आपका रैंडमली पूछा जाता है, आपकी पुस्तक है जिसका आपका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि के लिए आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय कृषि का इतिहास, ये आपकी प्रोफेसर मोहिंदर सिंह रंधावा ने लिखी थी। ये आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं प्रोफेसर मोहिंदर सिंह रंधावा। ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार आ जाती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब इसके अलावा अब हम बात करेंगे फसलों के प्रकार की, कि फसल कितने प्रकार की होती हैं। तो आज चलो देखते हैं फसलों के प्रकार आपके कौन कौन से। आप इसे उतारिए जरा। अब दरअसल क्या है, फसलों को हम दो भागों में आपके बांट सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप फसलों के प्रकार की बात करोगे तो लिख देते हैं फसलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। तो आप फसल को दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहले तो दो प्रकार से हम इनका डिवाइडेशन करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे।
तो एक तो आपका होता है फसलों की विशेषता के आधार पर, दूसरा आपका होता है फसलों की समय के आधार पर, है ना। तो एक तो आपने सबने सुना होगा आपका समय के आधार पर, और सेकंड वन इज आपका उनकी क्वालिटीज़ के आधार पर या फिर आपकी विशेषता के आधार पर। तो दोनों में सर डिफरेंस क्या है? पहली बात तो अगर मैं समय के आधार पर बात करूं तो आप सब जानते हैं समय के आधार पर फसल आपकी 3 प्रकार की होती हैं भाई। आपकी एक होती है रबी की फसल, इसके बाद आपकी आती है जायद की फसल, उसके बाद आपकी आती है खरीफ की फसल। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली आपकी बात नहीं है। ऐसी अगर मैं वहाँ पर बात करूँ, मैं फिलहाल नाम लिख रहा हूँ, ये होती क्या है इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ आपसे विशेषता के आधार पर, तो विशेषता के आधार पर सबसे पहले आपकी होती है खाद्यान्न फसल, फूड क्रॉप्स, है ना, जिनसे हमें खाने के लिए आपका मिलता है। जो जैसे आपका चलो जैसे के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी। आप एग्जांपल आप गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, आपकी खाद्यान्न फसल है जो अनाज भी हम इनको कहते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपकी होती है नकदी फसल। नकदी फसल वो फसलें होती हैं, इनको व्यावसायिक भी कहा जाता है, व्यावसायिक कैश क्रॉप्स या फिर आपका कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो जिनको हम बेच सकते हैं, है ना। नकदी फसल की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे आपका गन्ना है, कपास है, जूट है, सन है, रबर है, कॉफ़ी है, चाय है। तो ये फसल ऐसी हैं ये आपकी बिक जाती हैं, बिक करके फिर पूरे मार्केट में फैलती हैं और पूरे देश में, देश दुनिया में आयात निर्यात होता है इनका, तो इनको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। इसके अलावा आपकी दलहनी फसलें होती हैं आपकी, ठीक। तो दलहनी फसलों के बारे में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी जो दालें आपकी होती हैं पल्सेस, तो वो आपकी सारी की सारी कहाँ पर आ जाती हैं? दलहनी फसलों में आ जाती हैं। इसके अलावा तिलहनी फसलें आपकी होती हैं, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, जैसे आपका सूरजमुखी। जैसे बात करें हम नारियल, आपका तिलहनी फसल में भी आपका आ सकता है। और जैसे आप बात करना चाहते हैं सूरजमुखी है आपका, है ना, आपका तिल होता है, तो इन सब चीज़ों से आपका तेल निकाला जाता है, इसलिए इनको तिलहनी फसलें कहा जाता है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं बागानी फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना, जिनके आपके बाग लगाए जाते हैं। जैसे आपका कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप भी है और आपकी व्यावसायिक फसल भी है। रबर आपकी होगी प्लांटेशन में आ जाती है आपकी। इसके अलावा आप बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। आप जो है चाय भी ले सकते हैं, चाय भी आपका नारियल आ जाता है, जूट आ जाता है, कपास आ जाता है, ठीक। इसके अलावा आपसे और बात करना चाहें तो आपकी हो सकती है आवरण फसलें, कवर क्रॉप्स। आवरण फसलें क्या होती है? कई बार जो फसल होती है उसको सुरक्षा देने के लिए बाहर चारों ओर बाड़ के रूप में या फिर उसके एक आपका बॉर्डर के रूप में फसल लगाई जाती है, इसलिए इसको हम बॉर्डर जो है क्रॉप्स भी कह लेते हैं। तो ये करती क्या है एक्चुअल में? जैसे आप कई बार गन्ने के चारों ओर हम अरहर लगा देते हैं, है ना, तो वो आपकी एक तरीके से आपकी जो आवरण फसल हो जाती है। कुछ लोग एक फसल होती है ढेंचा, उसको बोल लेते हैं, वो भी आपकी आवरण फसल के तौर पर ही मानी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी आपकी फसलों के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, केवल इतना ही नहीं है कि यही आपका सही हो। चलो खैर आगे और बात करते हैं। तो इस प्रकार की हमारी फसलें हो गई। अच्छा, इसके अलावा और अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ फसलों की, तो आपकी जो है सब्जी की फसलें आपकी हो सकती हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान दो। वेजिटेबल आप क्रॉप्स भी आपकी होती हैं। तो जैसे आप नॉर्मल है, आपको पता ही है आपके, जैसे आपका खीरा है, ककड़ी है, तो ये इस तरीके में बैंगन होता है, भिंडी होती है, तो ये आपकी आ जाती हैं। काफ़ी फसलों के हम कई सारे प्रकार के बारे में, उद्दीपन फसलें आपकी होती हैं, है ना। तो और कई बार आपकी जो फसलें जो है आपकी मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मुख्य फसल है वो बर्बाद होगी किसी भी कारण से, तो आप अपना समय बचाने के लिए या फिर उस भूमि को उपयोग करने के लिए एक नई फसल बीच में डाल देते हैं, उसको हम जो है उद्दीपन फसल के नाम से जानते हैं, या फिर आपकी जो है एक कड़ी, फसल की कड़ी कहलाती है वो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। खैर ये तो होगी। अब हम बात करेंगे रबी, खरीफ और जायद पर ये फसलें आपकी कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में ज़रा देखेंगे। अब ये जो आपकी फसलें होती हैं आपकी ऋतु के आधार पर होती हैं या फिर समय के आधार पर होती हैं कि इनको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और इनमें आपकी कौन कौन सी आती हैं। चलो तो खैर आपसे बात की जाए तो अब चलो यहाँ पर हम फसल के नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी रबी की फसल, दूसरी आप कह सकते हो जायद की फसल, और
तीसरी हम ले लेंगे आपके यहाँ पर खरीफ की फसल। ठीक, इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि इसकी कटाई कब होती है। चलो पहले तो बुआई की बात होगी आपकी। बुआई मतलब आपका सॉनिंग, सोन कहा जाता है इसका, सोन। इसके अलावा नंबर 2 पर हम बात करें इसकी कटाई के बारे में, अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग, है ना, कि जो हम फसल है वो आपकी फसल आपकी कट कब रही है, और हम इस फसल के उदाहरण या प्रकार की बात करेंगे। प्रकार कि कौन कौन सा आपका प्रकार होते हैं। तो देखो अब 1 मिनट के लिए जरा, ठीक, चलो ये हमारा चार्ट बन गया। अब हम फसलों के बारे में जरा अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रबी की फसल की बात करते हैं। पहली बात, जो रबी की फसलें हैं ये आपकी जाड़ों की फसल होती है। अच्छा, इनको अगर हम मौसम के हिसाब से डिवाइडेशन करें इनका, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो रबी की फसलें ये आपकी शीत ऋतु की फसलें मानी जाती हैं। शीत ऋतु की फसलें, ठीक। जायद आपका ग्रीष्म ऋतु की फसल में आपका आता है, और खरीफ की फसल है आपकी मानसूनी या फिर आपका वर्षा ऋतु की फसल में आपकी आती हैं। तो इनको आप इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं, ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हैं शीत ऋतु की। अब देखिए लीजिए, अगर आप बात करेंगे मानसून की, तो मानसून आपका वर्षा ऋतु में आता है, इसलिए खरीफ फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। ऐसी बात करो ग्रीष्म ऋतु की फसलों की, इसमें चूंकि आप किसके एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो आपको इसमें खीरा, ककड़ी वगैरह इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म फसलें होती हैं, आपकी सबसे कम समय के लिए वो आपकी बोई जाती हैं, तो इसलिए हम इनको अल्पकालीन फसलें भी कह लेते हैं। अल्पकालीन फसलें, इनकी क्वालिटी और होती है, ये जितनी भी फसलें होती हैं इनमें से अधिकांश फसलों को खाने से हम जो है गर्मी का प्रभाव या लू का प्रभाव शरीर पर नहीं होता। अब इसके जब उदाहरण देखेंगे तब आपसे जो है चर्चा होगी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ शीत ऋतु, अब देखो शीत ऋतु की फसलों को सिंचाई की फसलें कहा जाता है। सिंचाई की फसलें क्यों कहा जाता है कि सिंचाई फसल है? ये इसलिए कहा जाता है इसको भैया सिंचाई की फसलें, क्योंकि इस समय मानसून आता नहीं है। अगर आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, आपकी अपनी सिंचाई है, तो आप इनको उगा सकते हैं, अन्यथा आपकी जो है इसमें कमी आ जाएगी, जैसे आपका खासकर से गेहूं हुआ। चलिए खैर बात कर लेते हैं आपके बोए कब जाते हैं। तो रबी की फसल आपकी की जो बुआई होती है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में होती है, जबकि कटाई आपकी मार्च अप्रैल में होती है। आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रबी की फसल आपकी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर। ठीक, इसके अलावा अगर मैं इसकी कटाई की बात करूं तो इसकी कटाई आपकी मार्च अप्रैल के महीने में हो जाती है। हालांकि मई भी लग जाता है, लेकिन मुख्य जो आपका जो मुख्य समय है ये उसकी बात चल रही है आपकी। अब मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें आपके प्रकार कौन कौन सा आ सकते हैं? भाई सीधी सी आपकी बात है, अक्टूबर नवंबर में आपका बोनी जाने वाली फसल आपकी गेहूं कहलाई जाएगी, सरसों आपका इसमें हो जाएगा, अलसी आपकी हो जाती है, लाही आपकी हो जाती है, इसको लाहा भी कहा जाता है, जो आपका हो जाता है ना, ज्वार आपका हो जाता है। तो ये आपकी फसलें जो है इस प्रकार की होती हैं। और मैं बात करूँ आपसे, बरसीम आपका हो जाता है, गन्ने को भी यहीं लिया जाता है। तो ये ध्यान रखें, आपका गन्ना ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना देता हूँ मैं, क्योंकि आपका गन्ना वैसे तो आपकी वर्ष भर की फसल है आपकी। इसके अलावा मटर हो जाती है, मटर के अलावा मसूर हो जाती है, तंबाकू है ना, और भी लिख सकता हूँ आपको, बहुत सारी फसलें आपकी। चलिए ये लिख सकते हैं आप तंबाकू, आप मटर की बात कर सकते हैं, आप मसूर की बात भी कर सकते हैं। तो ये जो आपकी फसलें हैं ये आपकी कहलाती हैं रबी की फसलें। तो कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन सी फसल आपकी किस में आती है ना, और आप बात कर सकते हैं इसमें आलू की, आलू भी आपका यहीं पर आता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इतनी फसलें आपकी होती हैं, अधिकांश जो कि मुख्य फसल है वो आपकी लिख दी गई हैं। चलो खैर, इसके बाद हम बात करते हैं जायद की फसल। अब जायद की आपकी शॉर्ट टर्म फसल होती है, जो मार्च अप्रैल में तो बोई जाती है, क्योंकि जब भी आपकी कट जाएंगी तो उसी भूमि में मार्च अप्रैल में आपकी फसल बोई जाएगी, और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। तो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक इनका आपका समय है। तो इनकी जो बुआई हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी मार्च और अप्रैल,
और इनकी कटाई आपकी हो जाती है जून और जुलाई। देखो इनको शॉर्ट टर्म फसल इसलिए कहा गया आपकी मार्च से जून, मतलब आपकी 3 से 4 महीने में, आपकी 3-4 महीने भी नहीं बल्कि आपकी 2 से 3 महीने में इनको काट लिया जाता है, इसलिए आपकी अल्पकालीन फसलें भी कहलाती हैं। भाई इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो इसके एग्जाम्पल में आपका तरबूज आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आपका खरबूज आ सकता है, उदाहरण के लिए आप खीरा ले सकते हैं, ककम्बर, आप ककड़ी भी ले सकते हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि जो भी आपके ऐसे खाने की फसलें एक तरीके से आप इनको फल के उसमें भी डाल सकते हैं, भिंडी होती है, करेला होता है ना, तो ये भी आप डाल सकते हैं। लिख लीजिए आप, भिंडी लिख लीजिए, करेला आपका हो जाता है। तो ये वाली फसलें आपकी हो जाती हैं जायद की फसलें। अब बात आएंगी खरीफ की फसलों की। तो जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। जब ये कट जाती हैं तो फिर जून जुलाई में इनको बो लेते हैं और अक्टूबर नवंबर में इनके समय पर इसको काट लेते हैं। तो इनका समय है बुआई का जून जुलाई से, जून जुलाई में इनकी बुआई हो जाती है। हालांकि कुछ लोग अगस्त तक भी करते हैं, वो एक अलग मैटर है। और अगर बात करना चाहूँ तो अक्टूबर नवंबर में आपकी कट जाती हैं, अक्टूबर नवंबर। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ इसके उदाहरण की, इसके उदाहरण क्या होते हैं आपका चावल, ज्वार, बाजरा, ये आपके होते हैं ना। जैसे इसमें एग्जांपल में आपका चावल आ जाता है, एक मिनट, ये ज्वार इधर नहीं आता, ये इसको सही कर लेंगे आप। ज्वार फ्लो में निकल गया था। बाजरा आपका होता है ना, क्योंकि ज्वार और बाजरा आपके एक ही साथ, जैसे आपका गेहूं में जो गेहूं और जो एक साथ उगते हैं, और सरसों गेहूं के अंदर भी उगाई जा सकती है, बरसीम के साथ भी उगाई जा सकती है सरसों, ऐसी ज्वार और बाजरा आपका होता है। मक्का है, धान है, तिल है, जूट है, तंबाकू है ना। तो ये आपकी फसलें होती हैं, मक्का, जूट, धान, तिल, है ना। तो ये आपकी फसलें होती हैं। इसके अलावा और अगर आप देखना चाहें जो चावल के साथ बोई जाती हैं, चावल के साथ आपकी जो है सोयाबीन बोई जाती है। सोयाबीन के अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मूंगफली है, कपास है, उड़द है, सारी दालें भी आपकी यहीं पर आती हैं। भाई आप सारी की सारी दलहन की बात कर सकते हैं, है ना, उड़द की आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो है ना, बहुत सारी आपकी फसलें हो सकती हैं। सोयाबीन की आप बात इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि तिलहनी भी है आपकी, सोयाबीन है ना। तो दलहन और तिलहन, ये भी ध्यान रखें, दलहन और तिलहन दोनों आपकी खरीफ फसलें हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमारे जो कृषि से संबंधित जो आपके आरंभिक फैक्ट थे उनके बारे में बात हुई है। अब आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक पशु गणना के बारे में। आपको जो है बात की जाएगी कि जो हमारी जो पशु गणना हुई वो हर 5 वर्ष बाद होती है, उसके क्या आंकड़े रहे। इसके अलावा हम झूम कृषि के बारे में बात करेंगे। और इसी तरीके से आपकी अलग अलग वीडियोस बनाई जाएंगी। गेहूं के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, स्पेशली चावल के लिए अलग बनाई जाएगी। और छोटी छोटी जो आपकी फसलें हैं उनके लिए भी 2-2, 3-3 फसलें एक वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरी एनवायरनमेंट को, अभी एनवायरनमेंट की अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी एनवायरनमेंट शुरू नहीं हुआ, लेकिन आने वाली 2-3 वीडियो में आपको एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्दी ही। तो एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर दोनों पोर्शन को बहुत जल्दी ही पूरा कराया जाएगा, क्योंकि आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जिनको छोड़ करके चलते हैं और कई बार आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से आ जाते हैं। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगली वीडियो में हम आपके साथ जल्दी मिलेंगे। देखते हैं अगली वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाते हैं, और तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।